नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। कहावत है, आदमी को मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है। ये कहावत दादा दादियों और पोते पोती के प्यार पर बिल्कुल सटीक बैठती है। लेकिन जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई दादी ऐसा भी कर सकती है। अपनों से सावधान, क्योंकि एक दादी ने सबको हैरान कर दिया। इश्क में बेईमान हो गई दादी, अपने जिगर के टुकड़े को नीलाम कर दिया। ये सच है, जिसे सुनकर आपके जहन में बहुत कुछ चल रहा होगा। हम इस विषय पर चर्चा से पहले आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या कोई दादी अपने पोते पोतियों को इश्क या ये कहें कि इस उम्र में पर करेंगे चर्चा। आखिर हमारे समाज में क्यों रिश्तों का कत्ल हो रहा है, क्यों संवेदनहीनता इस कदर बढ़ गई है और क्यों अपनों से ही सावधान रहने की जरूरत पड़ने लगी है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। दादी तूने क्या किया, ये कैसा दर्द दिया, हमने ममता की मूर्त समझा तुझे और तूने हमें बेच दिया। ये कहानी इन 3 बच्चों की है जिनके सिर से करीब 3 साल पहले मां का साया उठ गया था और मां के निधन के बाद ये तीनों बच्चे अपनी दादी के आंचल में मां की ममता तलाशने में लगे। लेकिन इस दादी ने क्या किया, ये सुनकर आपका रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये महिला इन तीनों बच्चों की दादी है, घूमते घूमते सारा पानीपत घूम लिया, देवी तालाब पुल के नीचे सारा को घूम। जो अपने पड़ोस में रहने वाले सूरज के इश्क में इतनी अंधी हो गई कि उसने इन तीनों बच्चों को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया और प्लान के तहत सूरज बच्चों को मार पीट कर रेलवे स्टेशन पर छोड़ आया। रोते बिलखते तीनों बच्चे किस्मत के सहारे दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए और दिल्ली पहुंच गए, जहां जीआरपी ने पूछताछ के बाद उन्हें दिल्ली के ही एक अनाथ आश्रम में भेज दिया। लेकिन इश्कबाज दादी का गुनाह ज्यादा देर छुप न सका। दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में कड़ियां एक के बाद एक जुड़ने लगी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पानीपत पुलिस से संपर्क किया और बच्चों के दिल्ली में होने की बात कही, जिसके बाद पानीपत पुलिस बच्चों को दिल्ली से लेकर पानीपत थाने पहुंची। लेकिन बच्चों से पूछताछ में जो सच सामने आया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। स्टेशन पे हमारे को छोड़ कर आया था और बोल रहा क्या तुम आना मत, वरना तुम्हारे को मार दूंगा, जान से खत्म कर दूंगा। और तुम जो तुम्हारे फूफा नहीं है उसको नाम जला जला कर मारेंगे। तो पकड़ कर मारा करता था, पेट से हमारे को भगा दिया था। ट्रेन में बिठा कर उन्होंने दिल्ली चले गए था। फिर हमारे को आश्रम में पहुँचा गया था। पुलिस वाले ने पूछा था हमारे को मारता क्यों था, आपको क्या बोलता था? आपको काम के लिए मंगाता था। आरोपी दादी, जिसका नाम माया है, वो पहले ही अपने पति और बेटे को घर से निकाल चुकी है। वो दोनों दिल्ली में रहते हैं और दादी का खुल्लम खुल्ला इश्क पड़ोस के रहने वाले सूरज से चल रहा था। लेकिन ये बच्चे दादी को अपनी दीवानगी के सबसे बड़े रोड़े नजर आने लगे। ने ही मार पिटाई करके वो उस दादी के पास इन बच्चों के साथ घर पे ही रहता था और वो खुद इनको स्टेशन पे छोड़ के आया है और उसको पता था और इसकी इन बच्चों की दादी को भी पता था। ये सब पता होते हुए भी उसने इस तरह का ड्रामा रचा भी मेरे बच्चे चले गए। दरअसल वो इन बच्चों को यहाँ रखना ही नहीं चाह रही थी। कहते हैं मूल से ब्याज ज्यादा प्यारी होती है, यानी दादी माँ का स्नेह अपने बच्चों से ज्यादा पोते पोतियों से होता है। लेकिन यहाँ एक दादी ने रिश्तों का कत्ल कर दिया, जो हमारे समाज में तेजी से पनपती संवेदनहीनता और रिश्तों का कत्ल करने वाली सोच का प्रमाण है। ऐसे में हरियाणा न्यूज आपको ये सलाह जरूर देगा कि अपनों पर भी आंखें बंद कर विश्वास न करें और सावधान रहें। पानीपत से देवेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
ऐसी घटनाओं को देखने के बाद क्या कहें, क्या सुने, क्या समझे, समझना मुश्किल हो जाता है। फिर भी अब ये घटना सामने आई है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ पंकज वर्मा सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्टूडियो में मौजूद है। पंकज जी, स्वागत है आपका। और डॉक्टर अंजू रावत जी एडवोकेट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अंजू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पंकज जी, पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि इस तरह की घटनाओं को देखने के बाद क्या आता है मन में? एक समाज सेवी होने के नाते आप समाज में बहुत करीब से लोगों को देख रहे हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं। ऐसी घटनाओं को देखने के बाद क्या आता है मन में? मन में ये आता है कि आजकल समाज में ना विकृतियाँ, मानसिक विकृतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और आदमी आधुनिकता की दौड़ में इतनी आगे बढ़ता जा रहा है कि बढ़ गई है। और आदमी अच्छा कमाते हुए भी गरीब है, उसकी वजह से वो गलत रास्ते अपनाना शुरू कर देता है। तो जैसा इसमें भी अभी आपने बताया कि हाँ भी उन बच्चों से भीख मंगवाने के लिए करते थे, वो अपनी अर्निंग जनरेट करना चाहते थे, उन बच्चों से वो कमाई का जरिया बनाना चाहते थे। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस इसने सिर्फ छुटकारा पाने के लिए उस जो आरोप लग रहा है कि दादी का प्रेमी है, उसने ले जाके इनको रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया भटकने के लिए। वो एक अलग एंगल होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, लेकिन यहाँ वो नहीं था। तो यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने बच्चों को दूर करना चाहते थे अपने से, ताकि वो हमारे बीच में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे। क्योंकि एक छोटा सा घर होता है, उसी के अंदर सबने रहना होता है, तो बच्चे उनको परेशान कर रहे थे एक्चुअली। तो इस वजह से ये समस्या सामने आई है। ये और कुछ देखा जाए तो पॉपुलेशन हमारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे देश में कितने लोग हैं। जो ये जनसंख्या के आंकड़े भी सरकार पेश करती है, उनमें ये कहीं के गिनती में भी नहीं आते हैं। तो इस वजह से हमारे देश की ना सारी जो जी अंजू जी, आप एक अधिवक्ता हैं, लेकिन उससे अधिवक्ता अंजू से मैं सवाल पूछूं उससे पहले एक महिला अंजू से मैं सवाल पूछ रहा हूं कि ये दादी कैसे कर सकती है अपने पोते पोतियों के साथ? देखो जी, ये जो सीधा सीधा प्रश्न है ये है कि जो मानवीय मूल्यों की जो संवेदनाएं हैं वो खत्म हो चुकी हैं। आदमी की कुछ जरूरतें हैं, वो उसकी फाइनेंशियल भी हैं, बायोलॉजिकल भी हैं। उन नीड्स को बंदा पूरा करने में रखा हुआ है। और जो वो बच्चे थे, जैसे कि मुझे भी मालूम पड़ा है कि उनकी माँ का देहांत हो चुका है, उनकी जो दादी हैं वो किसी और के साथ ही उनकी रिलेशनशिप है। तो इसमें बच्चे कहीं आड़े आ रहे थे, तो बच्चों से फ्री होने के लिए उन्होंने जो है ये बड़ा घृणित कृत्य किया है, जिसमें कि उनकी क्रिमिनल लायबिलिटीज बनती है। ठीक है, देवेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। देवेंद्र, अब जब बच्चे मिल गए और बच्चों को पुलिस ने बरामद कर लिया, क्या केस दर्ज हुआ है? कौन कौन से धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है? देखिए, अभी जो पुलिस है उसने अभी कोई धारा नहीं लगाई है, लेकिन कल जो है वो सूरज नाम का जो शख्स है, दादी का जो प्रेमी बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी दादी जो है वो गिरफ्तार नहीं की गई है। अभी दादी को आज 1 बजे के करीब पुलिस ने बुलाया है। उसके बाद पूछताछ के बाद ही जो है इनके ऊपर जो धारा के तहत केस दर्ज होगा, उसके बाद ही दादी से पूछताछ करने के बाद ही हो पाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पर रहिए। अंजू जी, कौन कौन सी धाराएं आपके हिसाब से बनती हैं? देखिए सर, अभी तक जहां तक मैं इस मैटर को देख पा रही हूँ, मेरे हिसाब से दादी मास्टरमाइंड है। जो उनका जो प्रेमी है सूरज, वो को एक्यूज्ड है। इन पे सीधे सीधे सबसे पहले तो किडनैपिंग का केस दर्ज होना चाहिए। माफी चाहूंगा अंजू जी। रामकुमार एसएचओ हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है। रामकुमार जी, स्वागत है आपका। रामकुमार जी, सुन पा रहे हैं? कौन कौन सी धाराओं में मामला दर्ज हुआ रामकुमार जी? 323, 346, 506 के अंदर मामला दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, माया देवी को और सूरज को। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चों को आपने बरामद कर लिया, दिल्ली पुलिस के कोऑर्डिनेशन से ये बच्चे मिल गए आपको। बच्चों से जो जानकारी मिल पाई है वो हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया है, लेकिन आपने ज्यादा डिटेल में बात की होगी, क्या कह रहे हैं बच्चे? उन बच्चों के साथ मारपिटाई की जाती थी और उनको धमका करके, क्योंकि उनके जो अवैध संबंध थे उसमें खलल पड़ता था उनका, और उस खलल को दूर करने के लिए उन्होंने बच्चों को धमका के और रेलवे स्टेशन पे छोड़ा है और उसको ये कहा भाई अगर वापस आ गए तुम्हें जान से मार देंगे जी। इस डर से बच्चे रेलवे स्टेशन पे आके दिल्ली चले गए। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पुलिस वाला ने उनको शेल्टर होम में भेज दिया, आरपीएफ ने। ठीक है, बच्चों के पिता आए होंगे, उनकी भी बात हमने सुनाई थी कि बच्चों को शेल्टर होम में कब तक रखा जाएगा और उनके पिता को कब सौंपा जाएगा? नहीं, उनके पेरेंट्स को सौंप दिया गया, बच्चों को सौंप दिया गया है। पेरेंट्स को सौंप दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी, बच्चों को आगे क्या कार्रवाई होगी अब इस पूरे मसले पर? जो कानूनी प्रक्रिया है वो अडॉप्ट की जाएगी और बच्चे अपने फूफा और अपने पापा के साथ जाना चाहते थे, उसकी बुआ आ गई है, उनको सौंप दिया गया है बच्चों को, और इनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जो है वो अडॉप्ट की गई है। इसको करनाल जेल में भेज दिया गया माया देवी को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
अंजू जी, आपने वो धाराएं सुनी, वो धाराएं सर एक क्या मिनट, हैं? एसएचओ साहब को लाइन पर रखना, मैं उनसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। एसएचओ साहब आप सुन रहे हैं हमें? एसएचओ साहब जी, मैं आपसे बड़े सम्मान के साथ में बोल रही हूँ, ड्यू रिगार्ड के साथ में। आपने जो सेक्शन लगा दिए सारे अवेलेबल लगा लिए हैं जी। उनके फादर को कंप्लेंट बनाइए, उन पे 366 है, बच्चों की किडनैपिंग का मामला दर्ज कीजिए। उन्होंने पुलिस से झूठ बोला है, उनका जो भी एक्ट है ये फ्रॉडुलेंट है, चीटिंग है ये। 420 में दोनों को रखिए, 120 बी लगाइए, दोनों ने कॉन्स्पिरेसी करी है, उसके बाद बच्चों को भेजा है। तो ये रामकुमार आप जी, सुन प्लीज रहे- उसमें इन सुन रहे हैं चीजों आप हमें? को लगाइए। दूसरे अगर आप इस तरह बच्चों की को शिकायत आती है मेरा खत्म नहीं हुआ है सर, प्लीज बच्चों को आप सीडब्ल्यूसी के पास ले जाइए। उनके जो फादर हैं वो जो है ही इज नॉट अ गुड पेरेंट, उनकी पेरेंटिंग में बहुत सारी कमियां हैं, और सीडब्ल्यूसी के सहयोग से उन्हें स्टेट के पास में भेजिए। जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसमें प्रावधान है कि जब जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों का संरक्षण नहीं कर पाते, उनकी पेरेंटिंग नहीं कर पाती है, तो स्टेट को पूरा राइट है कि उनको लॉफुल गार्डियनशिप से निकाल करके अपने गार्डियनशिप में ले ले। यहाँ पे सेक्टर 40 में गुड़गांव में एक ऐसा मसला हुआ है जिसमें कि हमारी जो दीदन खैर अभी भी हैं, सीजीएम साहिबा हैं सुरुचि अत्रेचा मैडम जी, तो उन्होंने जो है 2 बच्चों को लेकर के वहां से ठीक है, रामकुमार जी जवाब देंगे? लिया। ये प्रोविजन इसमें होना चाहिए। रामकुमार, ठीक है मैम जी, करते हैं इसको। अगर उसके हाँ पेरेंट्स जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा आपसे सादर निवेदन है जी। जी बिल्कुल। चलिए, आप आश्वासन दे रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि ये बातें जो आपके यहाँ कह रहे हैं वो पूरा भी कर पाए आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अंजू जी, आपने कहा ये अवेलेबल धाराएं लगाई गई हैं, क्या क्या है ये? देखो सर, उन्होंने 323 बच्चों से मारपीट, 506 ठीक है। जान से मारने की धमकी देना, ऐसे छोटे मोटे लगा लिए हैं सर। यहाँ पर देखो 2-3 चीजें हैं। एक मैंने पहले भी वर्ड यूज किया था कि मानवीय संवेदनाएं हैं, उनकी शून्यता का प्रश्न है। ठीक है। संवेदनाएं दादी के मन में मर चुकी हैं, माँ के डेथ के साथ पिता के मन में मर चुकी हैं, समाज में गए समाज के मन में मर चुकी, देन पुलिस के पास है, पुलिस के मन में भी मर चुकी हैं। पुलिस ने एक फॉर्मेलिटी की है कि हमने एफआईआर दर्ज कर दी है, उसमें वो दादी को अरेस्ट करें चाहे उसको भी अरेस्ट करें, इन सेक्शंस में उन्होंने कोर्ट के पास में जाना है और उनको बिल्कुल बेल मिल जानी है। इन बच्चों के सबसे पहले 164 के बयान होने चाहिए थे मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं इनकी जो स्टेटमेंट है ये जब कोर्ट के सामने आएंगे तब क्या स्टेटमेंट रहती है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस बंदे का जो सूरज है उसका आइडेंटिफिकेशन परेड करानी चाहिए कि भाई यही वो बंदा है जिसने हमें मारा पीटा, जिसने हमें गाड़ी में बिठाया, क्योंकि जो बच्चे हैं वो फादर की लॉफुल गार्डियनशिप से तो किडनैप हुए हैं ना, क्योंकि फादर को पता है कि आपके बच्चे मिसिंग है और मुझे पता है मैंने उन्हें कहाँ रखा हुआ है। इट मींस जो मेरी इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट है, ठीक है। सो दैट आई एम द किडनैपर। और अब मैं पुलिस से झूठ बोल रहा हूँ, इट मींस कि मैं कुछ फ्रॉड कर रहा हूँ, मैं कोई चीटिंग कर रहा हूँ, तो आप वो रेलेवेंट सेक्शन लगाइए ना। ठीक है, इन धाराओं की हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे सा ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो इन धाराओं की बात करेंगे जिन धाराओं के तहत पुलिस कह रही है कि उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है, और अंजू जी जैसा कह रहे हैं कि और कौन कौन से धाराएं होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 99905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। 10 साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा, राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा, शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है।
सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। कितनी भी मेरी बहनें साथ में पटरी पर खड़ी हैं, हमारी जो मांग है AISF के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेदर्द दादी की दास्तां हम आपको बता रहे हैं, और उसमें जब मामले की जानकारी पुलिस को हुई, उस बच्चे किडनैप हुए हैं, बच्चों को भगा दिया गया है, बहुत तरह के पचड़ों के बाद बच्चे आखिरकार मिल गए, लेकिन अब सवालों के घेरे में पुलिस भी है। जैसा अंजू जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अंजू जी बता रही थी कि पुलिस ने कमजोर धाराएं उस पर लगाई हैं। पंकज जी आपके पास पहले आऊंगा, उसके बाद अंजू जी के पास जाऊंगा। दादी के खिलाफ जैसा अंजू जी के कह रही हैं, उसके साथ साथ उस युवक जिसके साथ दादी के संबंध तथाकथित बताए जा रहे हैं, उसके साथ साथ पिता भी आपके हिसाब से लगता है कि वो सवालों के गठघरे में है? बिल्कुल, माता पिता तो सबसे पहले दायरे में आते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों का देखभाल करने के लायक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये आती है कि आप अपने बच्चों का ख्याल ही नहीं रख पा रहे हो कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। वो बच्चों से पूछ नहीं पा रहे, बच्चे अपने माँ बाप को बता ही नहीं पा रहे कि हमारे साथ क्या समस्या है। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है, तो वो एक अच्छे माँ बाप नहीं है। ठीक है, ऐसी स्थिति में अंजू जी क्या परिस्थितियां बनती है, सरकार और प्रशासन के सामने क्या विकल्प बचता है? देखिए सर, ये एक बहुत अच्छा मंच है मुझे बताने के लिए, और मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि किसी भी बच्चे के साथ में या आपके पड़ोस में कोई भी बच्चा है, उसके साथ में प्रॉब्लम आ रही है, तो हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जिसको शॉर्ट में CWC बोल देते हैं, जो उस जिले के DC होते हैं या वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वो उसके प्रेसिडेंट होते हैं। हमें सीधे सीधे उनको रिपोर्ट करना चाहिए CWC में कि भैया एक ऐसा एक बच्चा है जिसको कि कुछ प्रॉब्लम है, या जिसके पेरेंट्स उनकी ढंग से देखरेख नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद CWC इसमें संज्ञान लेती है और हम उस बच्चे को वहां से हटा भी सकते हैं। दूसरी बात यह कि अगर आप इतना आपको नहीं मालूम है, तो हर जगह पर एक कोर्ट है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पे आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक बार फिर से आपको रोक रहा हूँ, आपके पास हालांकि वापस आऊंगा। कुलदीप सिंह जी हमारे साथ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य हैं, फोन लाइन पे हैं। कुलदीप जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। कुलदीप जी, ये पूरा मसला आपको पता चला, ऐसे मसलों में क्या स्वतः संज्ञान वाली बात भी कोर्ट की तरफ से आती है, या फिर कोई NGO को सामने आना पड़ेगा, किसी को सामने आना पड़ेगा और उसके बाद ही बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को अब सौंप दिया गया पिता को, तो क्या वो बाद में मुकर न जाएं, उनका क्या होगा, इन तमाम तरह की चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए जी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, जैसे अभी मैडम बात कर रहे थे कि CWC का मैटर भी इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट भी बनती है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की, लेकिन जितने भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, वो खुद इसमें संज्ञान ले सकते हैं। रूल 18 के तहत, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का रूल 18 है, उसके तहत ये मामला बनता है सेक्शन 23 का,
अबंडन मतलब बच्चों को छोड़ देना, अपने बच्चों को जानबूझकर आप कहीं छोड़ दो, यहाँ भगा दो या मिस कर दो, इस तरह का। तो नंबर एक तो जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो खुद इसमें संज्ञान ले सकता है, ठीक है, उसके तहत कार्रवाई कर सकता है। वो CWC को ऑर्डर्स भी कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, एक या कोई भी कंप्लेनेंट, चाहे बच्चे का कोई भी रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो, ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को एप्लीकेशन भी लगा सकता है इसके तहत कि वो कार्रवाई की। हाँ। CWC है, उसकी तो बेसिक ड्यूटी तो उसकी बनती है, ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की, बच्चे को कैसे रेस्क्यू करवाया जाए, उसको पता करवाया जाए और उसकी जो है रिस्टोर किया जाए बच्चे को। जैसे कि उसके फादर हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको बच्चों की देखभाल करना, और इसके तहत जो भी मामला बनता है, अगर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, अगर उनको जानबूझकर वहां से गायब किया गया बच्चों को, हाँ जी, तो उनके खिलाफ भी ये मामला सेक्शन 23 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक है। और इसी कड़ी में अगर पुलिस कमजोर धाराएं लगाए तो क्या पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है? जी हाँ, उसमें बोर्ड, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बने हुए हैं इसके लिए, वो उसमें पुलिस को भी खींचा जा सकता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, उसको फाइन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी आपका। पंकज जी, ऐसी परिस्थिति में जब हम बात कर रहे हैं कि पुलिस ने कमजोर धाराएं लगाई और एक ट्रेंड सा बन गया है कि पुलिस जानबूझकर कमजोर धाराएं लगाए ताकि बाद में फिर वो टेबल के नीचे का खेल जो है वो हो सके, ऐसे में पुलिस भी क्या आ सकती है इसके अंडर कि भाई आपने जानबूझकर कमजोर धाराएं लगाई? देखो, पुलिस का तो एक ढर्रा बन गया है काम करने का, कि कोई भी उनके पास आए, अगर वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है FIR करने का, पहले बात तो वो FIR दर्ज ही नहीं करते। अगर प्रेशर क्रिएट करते तो वो ऐसी धाराएं लगा जाते हैं कि वैसे खाना पूर्ति करने का, कि हाँ भाई FIR दर्ज होगी, तुम जाओ, तुम्हारे को एक प्रसाद सा दे दिया कि तुमने कहा और हमने मान लिया, और वो इस केस को इतना कमजोर कर देते हैं कि वो बेचारे धक्के खाते रहते हैं, और उनका एट लास्ट रिजल्ट ये आता है कि उनका ना कानून के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। अगली बार वो कभी भी पुलिस थाने में दोबारा कंप्लेंट करने नहीं जाएगी। जो एक बार पुलिस थाने में चला गया, उनके साथ वो ऐसा कर देते हैं पुलिस वाले कि अगली बार वो दोबारा कंप्लेंट करने के लिए जाता ही नहीं है। तो पुलिस के ऊपर तो सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि किस तरह कार्रवाई करनी चाहिए। अंजू जी, क्या कार्रवाई बनती है ऐसे में पुलिस के खिलाफ? देखिए सर, पुलिस का तो हमेशा ही नकारात्मक रवैया रहता है, लेकिन देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं। जो पुलिस में जो वहाँ पे आईओ होते हैं, डिपेंड करता है कि किस मसले में कौन आईओ है, इंस्पेक्टर लेवल पे होते हैं या सब इंस्पेक्टर के लेवल पे होते हैं। सम टाइम जो होता है, जो सीनियर कांस्टेबल्स होते हैं वो भी आईओ होते हैं। तो इन्होंने पीटीसी में क्या क्या गो थ्रो करा, जो इनके पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज होते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है मुझे कि किसी भी थाने में कोई लॉ ग्रेजुएट नहीं होता है जो कि आपको बता सके कि भाई इसमें अप्रोप्रिएट सेक्शंस क्या हैं। हालांकि लीगल असिस्टेंस की इसमें बात की जाती है कि भाई जो विक्टिम है उसको लीगल असिस्टेंस दी जाए, वहाँ पे कुछ लॉयर्स आते हैं, लेकिन पुलिस की असिस्टेंस की बात नहीं है। प्रोसिक्यूटर नहीं है पुलिस के पास में। अभी ये जो एक तलवार पे जो मूवी आई थी उसमें भी एक क्वेश्चन उठा था कि भाई हमें प्रोसिक्यूटर शुरू से इंगेज रखना है। एक हल्का सा उसमें कहीं पे डायलॉग यूज हुआ था कि प्रोसिक्यूटर मस्ट बी देयर, तो वो वाली चीज वहीं तक है। अब पुलिस ने इसमें क्या देखा कि जी मारपीट हुई है, बच्चों को जान से मारने की धमकी दी, तुम आओगे तो मार देंगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें कॉन्स्पिरेसी हुई है बहुत ज्यादा। उन्होंने ये नहीं देखा कि इनके जो जोनाइल्स के राइट हैं उनका वायलेशन हुआ है। उन्होंने ये नहीं देखा कि इनकी लॉफुल गार्जियनशिप से किडनैपिंग हुई है। उन्होंने ये नहीं देखा कि इन दोनों के बीच में कॉन्स्पिरेसी है। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि जो माता जी हैं उन्होंने एक झूठी FIR दर्ज की है, 182 सीधे सीधे हम उनके ऊपर कर सकते हैं। ये भी नहीं देखा कि चीटिंग कर रही है, फ्रॉड कर रही है। इतना सब उन्हें पता ही नहीं चला। ये है कि पुलिस वालों को खुद भी उस वक्त एकदम एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कौन कौन सी धाराएं लगाई जा सकती है। ये भी एक दूसरी बात है, कुलदीप जी 100% सही बोल रहे थे। CWC के सामने अगर कोई कंप्लेनेंट नहीं मिलेगा तो फिर बातें सिरे नहीं चढ़ पाती। हम एक ऐसे मैटर से गुजर चुके हैं जिसमें पंकज जी को कंप्लेनेंट बनना पड़ा था उस एरिया में जहाँ की वो परिवार झुग्गियों में रह रहा था। वहाँ के RWA के प्रधान ने, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, उन्होंने कंप्लेनेंट बनने से मना कर दिया। ठीक है। और जबकि हम वहाँ पे जो है ऑनरेबल जज साहब कोशिश करने गए, जो है सामाजिक दायित्वों का निर्वहन नहीं हो रहा है, सामाजिक संवेदनशीलता मर चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हालांकि इस पूरे मसले पर कई सवाल और बनते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी वक्त इतना ही की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जाते जाते एक सवाल जो मैं अपने दर्शकों के लिए भी छोड़ के जाना चाहता हूं कि आखिर क्यों है ऐसा हमारे समाज में कि जिन मर्यादाओं से हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है उन मर्यादाओं को ही हम भूलते से जा रहे हैं। आखिर क्यों है ऐसा? सोचिएगा जरूर, क्योंकि शायद तभी बदलाव आएगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।